हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइफाइड। टाइफाइड ज्वर यानी कि एक बहुत ही खतरनाक बुखार जिसे हम टाइफाइड बुखार कहते हैं। यह एक तीव्र संचारी रोग होता है, यानी कि ये बहुत हम ये कह सकते हैं कि जब ये रोग होता है तो बहुत ही खतरनाक होता है और इसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट न दिया जाए तो कई बार मृत्यु भी हो जाती है। बहुत हाई टेम्परेचर होता है, दैट शुड बी कंट्रोल्ड। हाई टेम्परेचर के अलावा और भी इंटरनल बहुत सी प्रॉब्लम्स इसमें हो जाती है। अगर हम बात करें कि ये ज्वर किससे होता है, तो इस ज्वर जो है इसका मेन कारण जो है वो है सैल्मोनेला टाइफी एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी। दो प्रकार के हम कह सकते हैं इसमें जीवाणु होते हैं जो कि इस रोग के कारक हैं। टाइफाइड ज्वर जो है वो आंत्र ज्वर के अंतर्गत आता है। हमारी जो इंटेस्टाइनल डिसीज होती है जिसको हम कहते हैं आंत्र ज्वर, यह आंत्र ज्वर दो प्रकार का होता है। बिकॉज हमने देखा है कि ये दो कारणों से हो रहा है, जो कि सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी। तो इस ये जो है इसका जो टाइप्स भी दो होती है। एक तो होती है टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो सैल्मोनेला टाइफी के जीवाणु से होता है। और ये अगर हम बात करें तो जो टाइफाइड होता है दैट इज मोर डेंजरस। इसमें ज्वर जो है वो बहुत तीव्र होता है। दूसरा जो होता है वो है पैराटाइफाइड। पैराटाइफाइड जो होता है इसको हम कहते हैं कि ये उतना खतरनाक नहीं होता, उतना तीव्र नहीं होता। इट इज अ माइल्ड, थोड़ा सा टाइफाइड के कंपैरिजन में ये माइल्ड होता है। इसमें ज्वर जो है वो बहुत तीव्र नहीं होता और इसका ट्रीटमेंट आराम से हो जाता है। टाइफाइड तीव्र प्रकृति का होता है जबकि पैराटाइफाइड मंद प्रकृति का रोग है। अब बात करें इसके जीवाणु, इसके जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, ये रोग क्यों हो जाता है। तो सबसे मेन कारण जो है इसके जो जीवाणु है, बैक्टीरिया से, वो कहाँ होते हैं, दूध में। हमने पहले भी डिस्कस किया था, दूध में इसके जीवाणु डेवलप होते हैं। और इसके अलावा इसके जो जीवाणु है वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, खाद में। उस खाद में जो वेजिटेबल्स उगते हैं उनमें वो जीवाणु आ जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो पानी में भी होते हैं, बर्फ में भी होते हैं। अगर हम जल और बर्फ की बात करें तो उसमें ये जीवाणु निष्क्रिय रहते हैं, इतने एक्टिव नहीं रहते। एक्टिव कहाँ होते हैं, ये दूध में। ठीक है, जल में जो इन जीवाणुओं की जो लाइफ होती है वो 48 आवर्स से लेके 7 डेज तक इनकी 7 डेज तक इनकी लाइफ होती है। और अगर हम बात करें इसका जो है बर्फ में, तो बर्फ में ये काफी समय तक रहते हैं, करीबन कुछ महीनों तक ये जीवित रहते हैं। और मिट्टी में, जो सिंचाई की जो मिट्टी होती है उनमें इनकी लाइफ 70 डेज होती है। तो जो मल युक्त खाद होती है, जो मल वाली जो खाद होती है, वहां पर अगर, और वहाँ जो पानी होता है, वहां पे जो सब्जियां उगती हैं उनके सेवन से भी टाइफाइड हो जाता है। अगर सब्जियों को प्रॉपर न धोया जाए तो उनके सेवन से टाइफाइड के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा तीव्र गति से इसके जो जीवाणु है वो दूध और दूध के प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में पनपते हैं। इतनी तेजी से पनपते हैं कि हमें दूध में कोई डिफरेंस ही नहीं दिखता। देयर इज नो चेंज इन मिल्क, उसके अपीयरेंस में, उसके टेस्ट में, उसकी गंध जो स्मेल होती है उसमें कोई फर्क नहीं होता। और हम उसका सेवन कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि इसमें बैक्टीरिया डेवलप हो चुके हैं। और उससे फिर जो रोग है बहुत तीव्र गति से होता है। और दूध का जो सेवन है वो ज्यादातर कौन करते हैं, बच्चे करते हैं। तो 2 साल से लेके हम कह सकते हैं 15-20 साल के जो बच्चे होते हैं उन लोगों में टाइफाइड नामक रोग सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो मेन इसका हम ये कह सकते हैं कि ये दूध और दूध के प्रोडक्ट्स में बहुत जल्दी, बहुत तेजी गति से ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। अब हम बात करें इसके पोषक के कारक। पोषक के जो कारक है इसके, ये सभी उम्र के में पाया जाता है, किसी को भी हो सकता है, भले वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी को भी टाइफाइड हो सकता है। लेकिन हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा 5 साल से 20 वर्ष के उम्र के लोगों में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। और अगर हम महिलाएं और पुरुष को कंपेयर करें तो पुरुषों में यह रोग अधिक है महिलाओं के कंपैरिजन में। और अगर हम देखें तो ये रोग के लिए कहते हैं कि एक बार किसी को टाइफाइड हो जाता है तो वापस नहीं होता। पर कुछ
कुछ ऐसे भी केसेस पाए गए हैं जहाँ पे वापस से टाइफाइड रोग हो गया है। यानी कि एक बार रोग हो जाने पर इसकी प्रतिरक्षात्मक शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं इसके हमारे शरीर में, तो ये दोबारा नहीं हो पाता। लेकिन इन देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कुछ इस तरह के केसेस भी देखे गए हैं जिनको 2 बार भी टाइफाइड हो गया है। अब हम बात करें तो इसका जो उद्भवन काल क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड मोस्टली 10 to 14 डेज है। जब आपने दूध का सेवन कर लिया जिसमें ये बैक्टीरिया है, तो उसके 10 to 14 डेज में इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कभी भी ये डिसीज जो है डेवलप हो सकती है। और जो इसका संक्रमित काल है, संक्रमण काल जो है वो करीब हम ये कह सकते हैं कि 3 दिन से लेकर 3 वीक्स तक चलता है। मोस्टली 3 वीक्स के बाद ये रोग ठीक हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि इसकी जो अवधि है, जो मैंने कहा कि 3 से लेके 4 हफ्ते तक चलती है, तो इसमें क्या होता है कि जो पहला हफ्ता होता है, पहले हफ्ते में बुखार शुरू होता है और हम ये कह सकते हैं कि बदन में दर्द होता है, सिर दर्द होते हैं, चक्कर आते हैं। इसके अलावा फीवर होता है। फीवर जो होता है 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देखा जाता है और कई बार किसी में दस्त हो जाते हैं और किसी को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत होती है और चक्कर आने लगते हैं। तो ये तो पहले हफ्ते के सिम्टम है। जब सेकेंड वीक आता है इस फीवर का, तब बहुत थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। अब जो हम ये कहेंगे कि ये लक्षण और तीव्र हो जाते हैं। बुखार जो है वो 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट बहुत तीव्र बुखार हो जाता है और एक कई बार तो मतलब उसको जो रोगी जो है उसको बेहोशी आने लगती है। और ये बुखार जो है रात को ज़्यादा बढ़ता है, दिन के कंपैरिजन में रात को बहुत हाई टेम्परेचर होता है। नाउ वी हैव टू टेक केयर कि टेम्परेचर जो है उसको हम कंट्रोल करें, बहुत हाई ना हो। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट इस समय देना बहुत ज़रूरी है। जो रोगी होता है उसके होठों पे और मुंह के किनारों में दाने दाने, व्हाइट मेम्ब्रेन जो होती है, सफ़ेद रंग की एक हम कह सकते हैं झिल्ली सी दिखाई देती है। व्हाइट मेम्ब्रेन जो होती है वो दिखती है। उसके पेट में, कमर में दाने दिखाई देने लगते हैं। उसके अंदर विषाक्तता हो जाती है, उसका पेट खराब रहने लगता है, तो उसको तीव्र दस्त हो जाते हैं। इसके अलावा वो जो व्यक्ति जिसको भी होता है वो बहुत शांत हो जाता है, कई बार बेहोश हो जाता है। उसके चेहरे से ही दिखने लग जाता है कि वो बहुत अधिक बीमार है। और कई बार उसके आंतड़ियाँ, क्योंकि इट इज़ कॉल्ड इंटेस्टाइनल डिसीज, तो उसके इंटेस्टाइन में घाव हो जाते हैं और उस घाव की वजह से उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और ये ब्लीडिंग कई बार उसका डेथ का रीज़न भी बन सकती है। सो द प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन फॉर टाइफाइड। एक बार ये टाइफाइड हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग जो है इसको मेडिकली इसका ट्रीटमेंट ना देकर इसका जो इसको मतलब गांव में अगर हम देखें तो टाइफाइड को अलग सा ट्रीटमेंट देते हैं गांव में। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये बोलते हैं कि कोई देवी का प्रकोप है, या इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसकी वजह से कई बार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट शुड बी गिवन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर नहीं दिया तो बच्चे की या व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। फिर हम बात करें थर्ड वीक, जब तीसरा हफ्ता आता है, तो अगर ट्रीटमेंट दिया है प्रॉपर तो ये धीरे धीरे इसके जो सारे लक्षण हैं वो लुप्त हो जाते हैं और रोगी ठीक हो जाता है। ये अलग बात है कि वो थोड़ा कमज़ोर रहता है, दुर्बल हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स वगैरह गई हुई हैं और उसमें वीकनेस आ जाती है, लेकिन समय के साथ साथ वो रिकवर हो जाता है। और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते तो कई बार उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये हमने देखा, ये इसका उद्भवन काल था। तो ये इसका मेन रीजन फैलने का है दूषित दूध व उसके प्रोडक्ट्स का सेवन करना, और कारण इसके जो जीवाणु है मेन सैल्मोनेला टाइफी जो है उसकी वजह से टाइफाइड फीवर होता है। और ये हम कह सकते हैं कि 5 से 20 साल के लोगों में अधिक पाया जाता है और हमारे पूरे जीवन काल में ज़्यादातर लोगों को एक ही बार होता है, क्योंकि इसके अंदर हम कह सकते हैं प्रतिरक्षात्मक शक्ति हो जाती है एक बार बुखार होने के बाद। लेकिन कुछ केसेस में ये दोबारा भी देखा गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इस रोग के फैलने के क्या क्या कारण हैं।